गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इंग्लिश पढ़ने के लिए या कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश की शुरुआत किस प्रकार करें। तो मैंने बताया था कि प्रतिदिन डेली आपको एक वर्ड बैंक बनाना है। क्या बनाना है? वर्ड बैंक। और उस बैंक के अंदर क्या करना है? प्रतिदिन आपको ऐसी चीजें ऐड करनी है या जमा करवानी है जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर काम आए। तो आज हम जमा करेंगे, ऊपर हेडिंग डाले हुए सिनोनिम ऑफ द डे, डेट डाल लेवे आज की, और लिख लेवे सिनोनिम ऑफ द डे। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा जो सिनोनिम रहेगा वो होगा लोकस्ट। क्या होगा? लोकस्ट। देखिए कि लोकस्ट मीन्स क्या होता है? लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डी। क्या होता है? टिड्डी। आजकल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर ये हेडलाइंस बनी हुई है, काफी सुर्खियों में रही है। टिड्डी दल ने पश्चिमी राजस्थान में हमला किया, टिड्डी दल दिल्ली तक पहुंचने की संभावना, ये वो। तो आप वही वर्ड्स आप यूज करें या वही वर्ड्स आप देखें जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में दिए हुए हों या आसपास आप देख रहे हो, जो महत्वपूर्ण लगे आपको कि ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो वर्ड है एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पूछा जा सकता है। आज का हमारा वर्ड क्या हुआ? लोकस्ट। इसका सिनोनिम देखें तो होता है ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या होता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर मीन्स भी क्या होता है? टिड्डी। क्या होता है? टिड्डी। एक और सिनोनिम होता है इसका सिकाडा। क्या होता है? सिकाडा। सिकाडा मीन्स होता है टिड्डी। वैसे सिकाडा मीन्स झिंगुर होता है, लेकिन इसको टिड्डी भी बोल सकते हैं अपन। तो आज का हमारा जो सिनोनिम रहेगा क्या होगा? लोकस्ट, ग्रासहोपर और सिकाडा। तीनों चीज आप नोट कर लेवे, तीनों मीनिंग आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लेवे, वर्ड बैंक बना लेवे और उस वर्ड बैंक के अंदर ये वाले जो वर्ड्स हैं वो जमा कर देवे। अगली चीज देखो क्या है, मैंने बताया था एंटोनियम ऑफ द डे। एंटोनियम ऑफ द डे। देखो एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम ऑफ द डे हमारा आज का जो एंटोनियम रहेगा वो रहेगा नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और इसका एंटोनियम होगा इग्नोरेंस। क्या होता है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है? अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। तो आज का हमारा एंटोनियम जो आप नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर क्या होगा? नॉलेज और इग्नोरेंस। दोनों चीजें आप नोट कर लेवे। सिनोनिम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लोकस्ट। लोकस्ट यानी टिड्डी, ग्रास होपर यानी टिड्डी, सिकाडा यानी भी टिड्डी। एंटोनियम हमने पढ़ा नॉलेज, और नॉलेज का एंटोनियम इग्नोरेंस। एक चीज और बताई थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आप लिखें वन वर्ड ऑफ द डे। वन वर्ड ऑफ द डे क्या होगा? लिखो ए लार्ज
नंबर ऑफ पीपल, लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ या संख्या, लोगों की बहुत बड़ी संख्या। लार्ज नंबर, लार्ज मीन्स ज्यादा, नंबर मीन्स संख्या, पीपल मीन्स लोग। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या होता है? रस, RUSH, रस। क्राउड भी बोलते हैं, CROWD, क्राउड। ध्यान रखें, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों की भारी संख्या या काफी संख्या क्या होती है? भीड़। रस मिस भी भीड़ होता है, क्राउड मिस भी क्या होता है? भीड़। तो आपका एक सिनोनिम यहां भी तैयार हो रहा है, एक सिनोनिम आपने वो भी तैयार किया था। इस तरह से आप प्रतिदिन एक सिनोनिम, एक एंटोनियम और एक वन-वर्ड यदि लिख लेते हो और उसको 3 से 4 बार दोहरा लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, रिपीट कर लेते हो, तो आप क्या महीने भर के अंदर या 2 महीने के अंदर काफी संख्या के अंदर आपका नॉलेज जो है बढ़ जाएगा और आपको एग्जाम के टाइम रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको डेली का, प्रतिदिन आपको इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार की जो वर्ड्स हैं, न्यूली वर्ड्स हैं, जो आपको ऑलमोस्ट गाइडों में नहीं मिलते हैं, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, आप लिखते जाएं। तो देखें, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टेंस। नॉर्मली सभी बच्चे जब वो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तब से ही वे टेंस सीखते आ रहे हैं। तो देखिए टेंस क्या है? टेंस टेंस एक वर्ड है जो टेम्पस से बना है। किससे बना है? टेम्पस। और टेम्पस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। अब बताओ ये लैटिन क्या है? लैटिन एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। इसकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। इसकी लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी है? रोमन। और ये जो लैटिन वर्ड है वो एक लटियन नाम का एक जिला था, उस जिले के अंदर एक विशेष प्रकार की भाषा बोली जाती थी। उस लटियन जिले से ही, लटियन डिस्ट्रिक्ट से ही, रोम का वो डिस्ट्रिक्ट था, और उस रोम के डिस्ट्रिक्ट से ही ये लैंग्वेज जो है उभर कर सामने आई। और इसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो कौन सी होगी? रोमन। लैटिन लैंग्वेज, उसकी स्क्रिप्ट कौन सी? रोमन। जैसे हमारे हिंदी होती है और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। इसी तरह लैटिन लैंग्वेज की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो कौन सी होगी? रोमन होगी। तो टेंस जो शब्द है, हमारा जो टेंस वर्ड है, वो कहां से आया है? टेम्पस से आया है। अब इस टेम्पस का मतलब क्या होता है? टेम्पस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। टेम्पस का अर्थ होता है टाइम। तो अपन टेंस को भी क्या मान लेवे? टाइम मान लेवे। टेंस। अगली एक देखें आप, डेफिनेशन देखें इसकी। तो देखो, the use of verb is called tense. The use of verb is called tense. The use of verb is called tense. ध्यान रखें, इसको दे बोले, जैसे मैंने कल ही बताया था, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। इसको दे बोलते हैं, दा नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिए, देखो दे और दी दो होता है, एक दे होता है, एक दी होता है। यदि हमारा जो वर्ड जो है वो वोवल से शुरू हो रहा है तब तो क्या होगा? दी। और हमारा जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तब क्या होगा? द। जैसे हमने लिखा
द एप्पल और द बॉय। क्लियर चीज कि भाई अगर वोवल से कोई शुरू हो रहा है शब्द, हमारा जो वर्ड जो है किससे स्टार्ट होना चाहिए, वोवल से, और उसके आगे अगर ये लगा हुआ है तो इसको अपन क्या उच्चारण देंगे, दी। और बॉय से आगे ये अगर लिखा हुआ है तो इसका अपन उच्चारण क्या देंगे, द। ध्यान रखिए वोवल से पहले आने वाला THE क्या होता है, दी, और कॉन्सोनेंट से पहले आने वाला THE क्या होता है, द कभी नहीं होता। थोड़ा चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो आप थोड़ा ध्यान दे देवे, क्योंकि ये आपके आर्टिकल्स के अंदर काफी सहयोग करेगा। देखो द यूज ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, क्रिया का प्रयोग ही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। एक हमने पढ़ा टेम्पस, तो अपन कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, टेंस इज टाइम। टेंस इज टाइम, काल ही समय है या समय ही क्या है, काल है। अब देखो कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस आप पढ़ते ही हो, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए अब थोड़ा इसको कहानी के रूप में समझते हैं कि कहानी क्या बनेगी इसकी। देखो इसकी कहानी बनेगी, एक टेंस नाम का एक क्या था, व्यक्ति था, उसके 3 बेटे हुए। पहले का नाम उसने रखा प्रेजेंट, दूसरे का नाम उसने रखा पास्ट, तीसरे का नाम उसने रख दिया फ्यूचर। फ्यूचर पहले का नाम क्या रखा, प्रेजेंट, दूसरे का नाम क्या रखा, फ्यूचर, तीसरे का क्या नाम रखा, पास्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 लड़के हुए। टेंस नाम का व्यक्ति था, उसके 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आगे जब इनकी शादी की गई तो इनके भी 4-4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए, 4-4 बच्चे हुए। देखिए थोड़ी सी ट्रिक है, आप ध्यान रखें कि एक टेंस नाम का व्यक्ति, उसके 3 बच्चे, उन तीनों के प्रत्येक के कितने कितने बच्चे, 4-4 बच्चे। नाम रख दिया इन डेफिनेट, दूसरे का नाम रख दिया कॉन्टिन्यूज, क्या नाम रख दिया, कंटिन्यूज, तीसरे का नाम रख दिया परफेक्ट, चौथे का नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। अब भाई दूसरे वाले भाई के भी लड़के हुए, उसने कहा भी मैं भी सेम ही नाम रखूंगा, तो सेम ही नाम इसने रखे। तीसरे ने कहा मैं भी ये सेम नाम रखूंगा, चलो भाई तुम भी रख ले, सेम नाम रख ले। इसके जो बड़ा बेटा है उसका नाम इंडेफिनेट, दूसरे का कंटिन्यूज, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूज। इसके भी 4 बेटे, चारों के सेम नाम, इसके भी 4 बेटे और चारों का सेम नाम। लेकिन होता क्या है, अब इनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। भाई इंडेफिनेट को बुलाए तो तीनों जने दौड़ के आ जाते। इंडेफिनेट कहते हैं ना, इंडेफिनेट कम हियर, तो इंडेफिनेट ये भी आ जाता, इसका बेटा भी आ जाता और इसका बेटा भी आ जाता। लेकिन इसी समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन सब के आगे इनके पिताजी का नाम लगा दिया गया। पिताजी का नाम क्या,
प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते तो क्या होता कि प्रेजेंट वाला लड़का ही सामने आता। पास्ट इंडेफिनेट कहते तो पास्ट वाला बच्चा ही सामने आता। फ्यूचर इंडेफिनेट कहते तो फ्यूचर वाला बच्चा सामने आता। तो कहानी आपको समझ में आई कि एक व्यक्ति, उसका नाम क्या, टेंस, उसके बच्चे कितने, 3, तीनों के कितने बच्चे, 4, प्रत्येक के 4 बच्चे, ठीक है। प्रेजेंट के 4 बच्चे, पास्ट के 4 बच्चे और फ्यूचर के 4 बच्चे। अब देखो क्या होता है कि प्रत्येक जो लड़के हैं, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, फैमिली के अंदर टोटल कितने युवा हो गए, 12, और 12 हमारे क्या होते हैं, टेंस, ठीक है। अब 12 में से जो पहला टेंस है, सबसे बड़ा बेटा, परिवार का सबसे बड़ा पोता जो है, वो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। परिवार का जो है पहला पोता यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल इसको कहते हैं, और टेंस। शुरुआत में इसके पिताजी का नाम लगा दो, उसके बाद लास्ट में इसके दादाजी का नाम लगा दो। हमने पढ़ा था कि टेंस और उसके 3 बेटे और तीनों के 4 बेटे। दादाजी कौन हुए, टेंस, पिताजी कौन हुए, प्रेजेंट, बीच में खुद का नाम दे दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। 2-4 वाक्य में हिंदी के बता देता हूं। तो देखिए कि राम खाना खाता है, माताजी खाना पकाती है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मैं बाजार जाता हूं। कॉमन चीज इसमें क्या है, सबके के लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है ना, आ रहा है। और दूसरी कॉमन चीज की ता है, ती है, ते है और ता हूं। ये चीज इसमें क्या आ रही है, कॉमन। हिंदी के अंदर पहचान करना इजी हो जाता है क्योंकि लास्ट में क्या आ जाता है, ता है, ती है, ते है और ता हूं। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, ऐसे नहीं अखबार के साथ अगर ता है या किसी और शब्द के अगर साथ में ता है, ती है आए तो वो प्रेजेंट नहीं मानेंगे, उसको अपन पहचान नहीं मानेंगे। क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है और ता हूं लगा हुआ हो तो उस टेंस को या उस वाक्य को अपन किसका मान लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मान लेंगे। ये वो हिंदी की बात, हमें हिंदी नहीं पढ़नी है, हमें इंग्लिश के अंदर पहचान पढ़नी है। तो देखिए इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब डू और डज कहां यूज की जाती है, किसके साथ डू यूज किया जाएगा, किसके साथ डज यूज किया जाएगा। तो देखें कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यदि प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल, और हमारा सब्जेक्ट जो है आई हो या वी हो या यू हो या फिर दे हो। ध्यान रखें केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आई को अपवाद के रूप में प्लूरल माना जाता है और इसीलिए आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, डू का यूज किया जाएगा। डज किसके साथ आता है, डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगल नेम हो, अकेला नाम,
तब क्या आएगा, डज आएगा। यह हुई इंग्लिश के अंदर बड़ी पहचान। यदि सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है और इसके अंदर ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आगे देखो कि हेल्पिंग वर्ब हमने जानी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ होता है, सेंटेंस किस प्रकार लिखे हुए होते हैं। किस प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए होंगे, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखने पर लिखा हुआ होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी हुई होगी और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तब कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी जुड़ा हुआ होएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर चीजें आ जाएगी जो बाकी की चीजें है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ होगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का साधारण वाक्य बने हुए। जैसे दिया हुआ है राम ईट्स ए मैंगो। मैं साधारण सा ले रहा हूं, बेसिक सा एकदम नॉर्मल सा समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझे, क्योंकि लगभग विद्यार्थियों का, लगभग जो तैयारी करने वाले जो बंदे होते हैं उन सब का क्या होता है, बेस कमजोर होता है। तो बेसिक से आप सीखें और ध्यान देवें। याद देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा। यहाँ एस या ईएस क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट वो क्या है, सिंगुलर है। यदि यहाँ वी होता तो यहाँ क्या आ जाता, ईट आ जाता। वी ईट ए, वी ईट मैंगोज। हम आम खाते हैं। हम क्या खाते हैं, आम खाते हैं। यहाँ देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। इसीलिए क्या आया है, वर्ब की केवल और केवल क्या आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है और सीधा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगला स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ होएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होगी। मैंने अभी तुरंत जस्ट बताई थी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताई थी। हेल्पिंग वर्ब का यानी डू या डज लिखा हुआ होएगा। क्या लिखा होएगा, डू और डज लिखा हुआ होएगा। डू डज, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट, नहीं, नॉट लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, नॉट लगा दिया जाएगा। उसके बाद केवल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सब्जेक्ट के अनुसार लगा दी है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अदर्स लिखी हुई होगी और फुल स्टॉप आ जाएगा। एक सेंटेंस बनाते हैं अपन इंटेरोगेटिव। क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। क्या दिया होगा, WH वर्ड। WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी और उसके तुरंत बाद क्या दिया हुआ होगा, सब्जेक्ट दिया हुआ होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, अदर्स चीजें दी हुई होगी और लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। इंटेरोगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखा हुआ होएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होगी, उसके बाद
सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर चीजें आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार टेंसेज के अंदर हम 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं और चारों प्रकार के सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले ले हुए हैं और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले हुए हैं। तो ध्यान रखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाते समय केवल और केवल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और सब्जेक्ट के साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तब वो कौन सी आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सामान्य तौर पर आपको यही चीज भरनी होती है, आपको यही चीज ऑप्शन के अंदर दी हुई होती है कि इनमें से कौन सी चीज सही होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर्स और फुल स्टॉप। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखें कई सेंटेंसेस के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होता है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखें डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में मिला के एक चीज मानी जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ध्यान रखें जिस सेंटेंस के अंदर अपन ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा चुके होते हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस का कोई लफड़ा नहीं रह जाता है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। कई टीचर बताते हैं कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन तीसरे स्थान पर आता है, तीसरे नंबर पर नहीं है। तीसरा स्थान और तीसरी जगह, तीसरा वर्ड अलग बात है। यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही स्थान पर है, सब्जेक्ट अपने स्थान पर है, नोट अपने स्थान पर है। तीसरा नंबर नहीं है, यहाँ तीसरा स्थान है, प्लेस है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार हो, यानी कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो फिक्स्ड हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही होते हैं और रूल्स अगर काम करते हैं तो हमारा सेंटेंस डेफिनेट कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो देखें पहला रूल क्या है, पहला रूल है परमानेंट एक्शंस या रूटीन एक्शंस। दूसरा रूल क्या है, हैबिचुअल एक्शंस। तीसरा क्या है, यूनिवर्सल साइंटिफिक या जनरल ट्रूथ। चौथा रूल हम पढ़ेंगे, चौथा रूल क्या है, लाइव कमेंट्री ऑफ द मैच की जो अगर लाइव कमेंट्री जो दी हुई होती है वो किसके अंदर होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही होती है, लाइव कमेंट्री। पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। और लास्ट जो रूल है वो है फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स। ऐसे कई रूल्स होते हैं जो अपन नहीं पढ़ेंगे, यहां अगर आगे आएंगे सेंटेंसेस के अंदर तो बता दिए जाएंगे, सारे पढ़ेंगे टाइम काफी लगेगा। तो ध्यान रखें परमानेंट एक्शंस, परमानेंट एक्शंस कौन से होते हैं, जैसे यहां सेंटेंस लिखा हुआ है फादर goes to office at
9 AM। पिताजी हमेशा 9 बजे ऑफिस जाते हैं, उनका परमानेंट वर्क है, उनका डेली का ये क्या है, काम है। फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। वी कम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। हम स्कूल से कब आते हैं, आफ्टरनून में घर आते हैं। अब देखो क्या है, क्या हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस कौन से होते हैं, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो कुत्तों की ये क्या है, हैबिट है, आदत है। आदतन कार्यों के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट एक्शंस के लिए या रूटीन एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ या कोई जनरल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है, जैसे सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि द अर्थ revolves around the sun। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, अखंड सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, साइंटिफिक ट्रुथ भी है, विज्ञान इसको सिद्ध कर चुका है। इस प्रकार के कई सेंटेंस है, जैसे तारे रात को चमकते हैं, चंद्रमा रात को दिखता है, और सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस है जो इस रूल्स के अंदर काम करता है। लाइव कमेंट्री, जैसे आपने क्रिकेट, फुटबॉल आदि मैच देखे ही होंगे, उनके मैचेस जो हैं, उनकी जो लाइव कमेंट्री है वो किस टेंस में दी हुई होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर दी हुई होती है। उसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आपने कोई इंग्लिश अखबार पढ़ा होगा, इंग्लिश अखबार की जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो भी किस टेंस में दी हुई होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर दी हुई होती है। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, ऐसे प्लान जो ऑलरेडी निर्धारित हो चुके हैं, जैसे कि our school reopens in जुलाई। हमारी जो स्कूल है जुलाई में खुलती है। ये क्या है, एक फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है। हमेशा किस में खुलती है, जुलाई में ही खुलती है, आगे भी जुलाई में ही खुलेगी। आगे देखो, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट्स इन मार्च। बोर्ड एग्जाम कब होंगे, मार्च में होंगे। ये फ्यूचर का है, लेकिन उसको पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम कब होंगे, मार्च में ही होंगे। तो इस प्रकार फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स के लिए भी किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक और रूल है कोटेशंस। अपन जो कोई कथन लिखा हुआ है, कोई कवि है, कोई पोइट है, उसका अगर कोई कथन लिखा हुआ है, वो भी किस टेंस में लिखा होएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखा हुआ होएगा। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसने जो कथन कहा है वो अखंड, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसका क्या रहेगा, कथन जीवित रहेगा। कोई जो कविता लिख देता है, कोई कवि है अगर कोई कथन लिख देता है, तो वो कथन उसका हमेशा जीवित रहता है, अमर रहता है। इसीलिए उसको किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं।